तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्टिक डिसेक्शन की। ये आपकी पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ये वाला, ये आपकी सर्जरी तक को रिलेट करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्टिक डिसेक्शन की बात करने से पहले सबसे पहले ब्लड वेसल की बेसिक पैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी समझ ले। तो सबसे पहले ब्लड वेसल में सबसे पहले 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है और ट्यूनिका एडवेंशिया होती है, ठीक है ना। अंदर से बाहर की तरफ में ये हम लोग सब बेसिक चीज़ जानते हैं। अब क्या होता है, ट्यूनिका इंटीमा हम लोग जानते हैं सबसे अंदर होती है, ट्यूनिका मीडिया उससे बाहर, एडवेंशिया उससे बाहर, ठीक। तो अब क्या होता है कि ऑर्टिक डिसेक्शन होता कैसे? ड्यू टू टीयर ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। अब ट्यूनिका इंटीमा का अगर हम लोग टीयर हो जाए ट्यूनिका इंटीमा का, तो क्या होगा? अब इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लो कि ये आपकी नॉर्मल वेसल थी, ठीक है ना। ये जो है ये आपकी नॉर्मल वेसल थी, ठीक। अब क्या होता है, जो अंदर अंदर ये ट्यूनिका इंटीमा है और इसके बाहर क्या होगी? ये ट्यूनिका इंटीमा, ये वाली जिस जहाँ पे पेन का टिप है ये ट्यूनिका इंटीमा, ये क्या है? ट्यूनिका मीडिया है, ठीक। अब क्या होता है, ट्यूनिका इंटीमा का अगर टीयर हो गया तो क्या होगा? ब्लड जो अंदर बह रहा था इसके, ये बाहर आएगा। ये बाहर किसके बीच में आएगा? ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के बीच में आएगा, ठीक है ना। और उसी के कारण क्या होता है, ये फॉल्स लुमेन बनाता है। फॉल्स लुमेन क्या होता है, पहले तो ये समझो कि ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के बीच में जब ब्लड आ जाए आयोटिक डिसेक्शन के केस में, तो उसी को क्या कहेंगे? फॉल्स लुमेन कह देंगे, ठीक है ना। और अंदर वाला जो ब्लड जो जैसे बह रहा था, अगर बहे तो उसको ट्रू लुमेन कह देंगे, ठीक है ना। एक चीज ये समझ में आती है अपने को, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ब्लड जो है बैक्स अप इनटू पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस आप सब समझते हो, अगर ब्लड अगर वहां पे चला गया तो क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो जाएगा। अब क्या हो गया, अगर ये ट्यूनिका इंटीमा का रप्चर हुआ और ट्यूनिका साथ में मीडिया का भी रप्चर हो गया, एडवेंशिया का भी रप्चर हो गया, तो कभी कभार क्या होता है कि मीडियास्टिनम में ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये भी बहुत फैटल होती है। मीडियास्टिनम में ब्लीडिंग ब्लीड्स इनटू मीडियास्टिनम। एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जिसको मैं थोड़ा सा आगे आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा कि रीनल आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी का फॉल्स ल्यूमेन के कारण थोड़ा सा कंप्रेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि लो ब्लड फ्लो टू किडनी एंड आर्म्स हो जाएगा। वहां पे ब्लड जो फ्लो होना चाहिए नॉर्मल किडनी और आर्म्स में, उससे कम होगा, ठीक है ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण है। अब इसके कॉजेज समझने की कोशिश करते हैं कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉज जान लो कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन के केसेस में देखते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन के केसेस में क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस होता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, कोआक्टेशन होने लगता है, नैरोइंग होने लगती है। कोआक्टेशन एक बहुत ही फैंसी टर्म है नैरोइंग का, ठीक है ना। कोआक्टेशन मतलब बहुत ऐसा मत समझना कि बहुत ही हाईफाई चीज़ है, नैरोइंग को ही कोआक्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वीकेंड आउटिक वॉल हो गया, आउटिक वॉल का वीकनिंग हो गया। जैसे आपका ट्यूनिका इंटीमा कैसे रप्चर हुआ, वीकनिंग हो सकता है आउटिक वॉल का। तो इसमें क्या क्या आते हैं? मार्फॉन सिंड्रोम आ जाता है, एनरल डेलॉस सिंड्रोम आता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो इन वेसा वेसोरम, ठीक है ना। ये सब कारण एक हो सकते हैं इसके। एन्यूरिज्म भी हो सकता है, एन्यूरिज्म समझते ही हो आप लोग, ठीक है ना। एन्यूरिज्म 2 तरह के होते हैं, सेक्युलर होता है, एक फ्यूजिफॉर्म होता है, ये सब जानते हो। एन्यूरिज्म जो है लीड कर सकता है आयोटिक डायसेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अब इसके सिम्टम्स की हम लोग बात समझने की कोशिश करेंगे, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होगी? शार्प टीयरिंग, चेस्ट पेन होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे याद रखना, टीयरिंग होता है, ठीक है ना। कि फटने जैसा, मतलब कि जैसे कोई हमें चीर रहा हो, चीरने वाला चेस्ट पेन। जैसे कोई आपके पेशेंट आया आपके उसके क्लिनिक पे, तो आपको कैसे बताएगा कि आपको कैसा पेन हो रहा है? कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमको फटने, जैसे लग रहा है हमारा सीना फट जाएगा, तो ऐसा कुछ पेन होता है। और ये कहाँ रेडिएट करता है? बैक पे रेडिएट करता है। वीक पल्स इन डाउनस्ट्रीम आर्टरी। आप डाउनस्ट्रीम आर्टरी जितनी भी होती है उसमें कभी कभी आप वीक पल्स देखते हो। डिफरेंस इन बीपी इन लेफ्ट एंड राइट आर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जहां भी डिफरेंस बीपी का समझ में आए लेफ्ट एंड राइट आर्म का, तो एक अपने डिफरेंशियल पे रखना है आर्टिक डायसेक्शन, ठीक है ना। हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि रप्चर हुआ तो भाई ब्लड तो कम ही होगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेंशन हो सकता है, शॉक भी हो सकता है, हेमोरेजिक शॉक हो गया, ठीक है ना, इफ देयर इज रप्चर, ठीक। एक चीज़ ये हमें समझ में आती है। तो इसके अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हम लोग करते हैं। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, रीनल आर्टरी वाला। रीनल आर्टरी का कंप्रेशन कैसे होता है, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। अब समझो कि जैसे फॉल्स लुमेन अगर बन गया, ये मान लो कि ये हमारा है असेंडिंग आउटा है, ये आर्च ऑफ आउटा है, डिसेंडिंग आउटा है, ठीक है ना।
ये तुम्हारी रीनल आर्टरी है, ठीक, ये सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर फॉल्स ल्यूमेन बना, फॉल्स ल्यूमेन होगा तो बाहर की तरफ ब्लड आएगा, ये जो बाहर की तरफ काला काला है ना, बाहर की तरफ ब्लड आएगा। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पे बाहर तो ब्लड है, फॉल्स ल्यूमेन बन गया यहाँ पे, तो क्या करता है, इसको कंप्रेस करेगा ना यार, इसको देख रहे हो ना, इसको कंप्रेस कर सकता है ना इसको, क्योंकि फॉल्स ल्यूमेन बन गया तो इसको ये लेफ्ट सबक्लेवियन का आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे भी ये किडनी वाली रीनल आर्टरी जो है कंप्रेस हो जाएगी फॉल्स ल्यूमेन बनने का। तो वहाँ पे जो आपको कंप्रेशन में समझाया था, तो इसी कारण है, ठीक है ना। तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। डी बेकी क्लासिफिकेशन होता है, एक स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन होता है। ये आपका सर्जरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। डी बेकी क्लासिफिकेशन और स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, और एमसीक्यू में बहुत तेज पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि असेंडिंग अओर्टा है, ये आर्च ऑफ अओर्टा है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, डिसेंडिंग अओर्टा, रीनल आर्टरी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका फॉल्स ल्यूमेन है कहाँ से कहाँ तक बन जाए, ये टीयर जो है असेंडिंग अओर्टा में बन जाए, डिसेंडिंग अओर्टा है, डिसेंडिंग अओर्टा में भी हो जाए। ये क्या है, ये आपका प्रॉक्सिमल में है कि असेंडिंग अओर्टा में केवल, ठीक, जो फॉल्स ल्यूमेन बन जाए, और ये डिसेंडिंग अओर्टा में। अब इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डिसेक्शन, हम लोग डी बेकीज क्लासिफिकेशन करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं डी बेकीज क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न ऑफ डिसेक्शन के कारण डी बेकीज क्लासिफिकेशन हमारा बना है, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ डिसेक्शन के कारण इसमें 3 टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप 1 असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग अओर्टा, ये मैंने भाई समझा दिया कि असेंडिंग अओर्टा में भी फॉल्स ल्यूमेन बन गया, डिसेंडिंग अओर्टा में भी फॉल्स ल्यूमेन बन गया। टाइप 2 में असेंडिंग अओर्टा में होगा, ठीक है ना, इसको प्रॉक्सिमल भी कहते हैं, वो मैं बात करूंगा स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना। टाइप 3 में क्या होता है, डिसेंडिंग अओर्टा में हो गया, डिस्टल वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिस्टल वाला, ठीक है, डिसेंडिंग अओर्टा में, ये हो गया टाइप 3 आपका डी बेकीज क्लासिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन की। अब स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी बढ़ता है, ट्रीटमेंट मोडालिटी बनता है, ठीक है। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। डी बेकीज क्लासिफिकेशन का मोस्टली एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टाइप ए की मैं बात करूँ, टाइप ए को कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल वाला, ठीक है ना। टाइप ए को प्रॉक्सिमल कहते हैं, यहाँ पे असेंडिंग अओर्टा में ही केवल ये दिखने को मिलता है, ठीक है ना, स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन में जो आपका फॉल्स ल्यूमेन बन जाए, ठीक है ना। टाइप बी कहाँ होता है, टाइप बी कहाँ होता है, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग अओर्टा, ये असेंडिंग अओर्टा में भी होता है और डिसेंडिंग अओर्टा में भी होता है, ये डिस्टल होता है, ठीक है ना, डिस्टल होता है, ठीक। ये एक चीज़ समझ में आती है, टाइप ए प्रॉक्सिमल होता है, टाइप बी डिस्टल होता है, ठीक है ना। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट की कैसा होता है, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर पाए कर देंगे, ट्रीट इमीडिएटली, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कि स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार टाइप ए था, टाइप ए मतलब कहाँ पे था, प्रॉक्सिमल में था। तो टाइप ए वाला कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, वो सर्जिकली ट्रीट होता है। क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ डाइसेक्टेड अओर्टा, उस डाइसेक्टेड अओर्टा का हम लोग रिमूवल कर देंगे। ब्लॉक्स एंट्री ऑफ ब्लड इनटू वॉल ऑफ अओर्टा, वॉल ऑफ अओर्टा में जो एंट्री ऑफ ब्लड होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। वॉल रिकंस्ट्रक्टेड विद सिंथेटिक ग्राफ्ट, सिंथेटिक ग्राफ्ट आप लोग समझते हो ना, सिंथेटिक ग्राफ्ट कहीं भी कोई भी ग्राफ्ट का वो कर देते हैं ना, ग्राफ्ट जहाँ जिसके कारण ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट सिलेक्शन कभी कभी हो जाता है, तो एक सिंथेटिक ग्राफ्ट लगाने की कारण हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वॉल रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करने की, ठीक है ना। समटाइम्स प्रॉप्ड ओपन विद स्टेंट, स्टेंट से कभी कभी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉप ओपन कर सकते हैं, ठीक। अब टाइप बी की मैं बात करूँ, टाइप बी में कैसे ट्रीट करेंगे, उसको बीटा ब्लॉकर या मेडिकेशन से, मोस्टली फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आते हैं बीटा ब्लॉकर्स आपके और नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है ना। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, वेजोडाइलेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी आउटिक डिसेक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।